नमस्कार, मैं हूं पंकज रौतेला। इश्यू टुनाइट देख रहे हैं। संत रामपाल के मुद्दे को लेकर प्रदेश की सियासत उफान पर है। एक तरफ जहां विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगे हैं, वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने पूरा हुड्डा सरकार की देन इस मामले को बताया है। संत रामपाल को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पेश करने का आज आखिरी दिन था, लेकिन रामपाल को कोर्ट में पेश नहीं किया गया, जिसके चलते हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई। साथ ही शुक्रवार तक रामपाल को कोर्ट में पेश करने के आदेश भी जारी किए हैं। साथ ही कोर्ट ने रामपाल की मेडिकल रिपोर्ट खारिज कर दी है। मंगलवार को संत की जमानत रद्द करने पर सुनवाई होगी। बड़ा सवाल यह है कि आखिर शासन और प्रशासन क्यों संत को गिरफ्तार नहीं कर पाया, क्यों संत कानून और सरकार से बड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए, उसकी आप बात करेंगे। दिन गुजरते चले गए, रामपाल को कोर्ट में पेश करने की तारीख भी चली गई। इस दौरान पुलिस फोर्स और अर्धसैनिक बल भी सतलोक आश्रम के बाहर तैनात दिखाई दिए, लेकिन संत रामपाल के समर्थकों के आगे पुलिस फोर्स और हरियाणा सरकार की एक नहीं चली। रामपाल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। अब भी रामपाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। 17 नवंबर यानी सोमवार को संत रामपाल को कोर्ट में पेश करना था, लेकिन रामपाल और सलाखों के बीच रोड़ा बने संत समर्थक सरकार पर भारी पड़ते दिखाई दिए। तो इधर मामले में सोमवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई। पुलिस अथॉरिटीज और स्टेट गवर्नमेंट को 21 नवंबर फ्राइडे तक टाइम दिया है कि किसी भी हालात में वो नॉन बेलेबल वारंट एग्जीक्यूट करके बाबा रामपाल को कोर्ट के सामने पेश करें। कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि क्या पुलिस फोर्स सिर्फ दिखावा है। साथ ही देर शाम फोर्स हटाने की वजह पर भी जवाब मांगा है। इस पर हरियाणा सरकार ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा है कि आश्रम के बाहर 53 कंपनियां लगाई गई हैं। तो संत रामपाल के प्रवक्ता का क्या कहना है, वो भी सुनिए। जी, जब स्वस्थ होंगे वो आ ही जाएंगे, स्वस्थ होंगे चले भी जाएंगे। इतना कोई बड़ा केस भी नहीं है। केस को प्रोसेस में रखें और भी उसका प्रावधान है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाए। सब कुछ बंद है, हमारा दूध नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो दूध के बिना तड़प रहे हैं। हम तो वैसे भी मरने के लिए तैयार हैं। कल शायद हम मर ही जाएंगे कुछ तो। संत रामपाल की गिरफ्तारी के मामले पर हाईकोर्ट की फटकार और लगातार विपक्षी दलों के हमले से प्रदेश सरकार भी हरकत में आती दिखी। पानीपत पहुंचे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने इस मामले को हुड्डा सरकार की देन बताया है। उन्होंने मामले को लेकर प्रदेश में शांति बनाए रखने की बात कही है। शर्मा ने कहा कि यह मामला हुड्डा सरकार के दौर का ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन बीजेपी सरकार इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रही है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना करने के लिए हरियाणा की सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने भी अपनी तरफ से अभियुक्त को अदालत के साथ सहयोग करने की अपील की और हम भी सबसे अपील करते हैं कि इस देश में कानून का राज है, इस देश में संविधान है, हम सबको कानून के राज का सम्मान करना चाहिए। ये जो मुकदमा है ये पिछली सरकार के समय में ये खुराफात हुई थी। उस समय कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। ये हमको पिछली सरकार की विरासत जो मिली है। वहीं इस दौरान उन्होंने हुड्डा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार बेकसूर लोगों पर गोलियां नहीं चलाएगी, वो इस संवेदनशील मुद्दे को जल्द सुलझा लेगी। हम इस मामले को शांतिपूर्वक सुलझाना चाहते हैं। बहरहाल इस दौरान हाईकोर्ट ने संत रामपाल के वकील को भी फटकार लगाई है। साथ ही रामपाल की मेडिकल रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया। संत की जमानत रद्द करने पर मंगलवार को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि रामपाल के वकील RS राय ने केस छोड़ दिया है। अब संत के नए वकील SK गर्ग होंगे। हाईकोर्ट ने रामपाल को शुक्रवार तक कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। अब रामपाल को कोर्ट में पेश करने का आखिरी मौका है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इसमें कामयाब हो पाएगी या नहीं। लेकिन अब तक की कार्रवाई से यही मालूम होता है कि संत के आगे सरकार बौनी साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरपाल।
संत बड़ा या सरकार, एक नजर डालते हैं कौन है संत रामपाल और संत रामपाल पर क्या है मामले दर्ज और किस तरह के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो भी देखते हैं। उसके बाद एक मजबूत पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, उससे चर्चा करेंगे। आइए एक नजर डालते हैं आखिर क्या है संत का पूरा मामला। बाबा रामपाल और उनके समर्थकों के खिलाफ हत्या से जुड़े मामले चल रहे हैं। 12 जुलाई 2006 को हरियाणा के रोहतक के करौंधा में बाबा रामपाल द्वारा संचालित सतलोक आश्रम के बाहर जमा भीड़ पर हुई फायरिंग में जज्जर के एक युवक की मौत हो गई थी। मृतक के भाई का कहना है कि गोली आश्रम की ओर से चली थी। इस मामले में बाबा रामपाल और उनके 37 समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। करौंधा स्थित सतलोक आश्रम का स्थानीय ग्रामीण विरोध कर रहे थे। इसी मुद्दे पर 12 मई 2013 को करौंधा में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई। 14 मई 2013 को पुलिस ने आश्रम खाली कराया। संत रामपाल बरवाला स्थित आश्रम में चले गए। करौंधा आश्रम को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। इन्हीं मामलों में बाबा रामपाल और उनके अनुयायियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। रामपाल की पेशी से छूट खत्म होने के बाद हिसार कोर्ट में 14 मई 2014 को उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। सुनवाई के दिन समर्थकों ने कोर्ट परिसर में घुसकर बवाल काटा। वकीलों के साथ हाथापाई की, जजों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मामले पर हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। कई सुनवाई पर बाबा पेश नहीं हुए तो अदालत ने रामपाल और उनके अनुयायी और सेवा समिति के अध्यक्ष राम कुमार ढाका के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। ढाका पेश हो चुके हैं, उन्हें जमानत भी मिल गई है। वहीं रामपाल अभी भी पेश नहीं हुए हैं। आखिरकार कोर्ट ने उन्हें हर हाल में गिरफ्तार करके 17 नवंबर तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे। चलिए आपको ये भी बताते हैं आखिर कौन है रामपाल। 2000 में सिंचाई विभाग से जेई की नौकरी छोड़ने वाले संत रामपाल ने कबीर पंथ अपनाया। जून 2006 में संत रामपाल ने महर्षि दयानंद पर कथित तौर पर टिप्पणी की। उसी वक्त से रामपाल समर्थकों और आर्य समाज के लोगों के बीच विवाद चल रहा है। हरियाणा के सोनीपत जिले की गोहना तहसील के गांव धनाना में 1951 में संत रामपाल का जन्म हुआ था। उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद सिंचाई विभाग में नौकरी की थी। रामपाल के आश्रम की ओर से चलाई जाने वाली वेबसाइट www.jagatgururampalji.org पर उन्हें जगत गुरु बताया गया है। स्पेशल डेस्क खबर फास्ट। चलिए, जिस तरीके से संत अब सरदर्द बने हुए हैं पुलिस के लिए भी और फोर्सेस तमाम जो वहां पर लगाई गई हैं, कोर्ट बार बार उन्हें आदेश देती है पेश होने के लिए, लेकिन वो पेश नहीं होते हैं। मेरे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ चुका है, उससे आपका परिचय करा दूं। विनोद पावा जी बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शंभू बद्रा जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही रामपाल आर्य मंत्री आर्य प्रतिनिधि हैं सभा हरियाणा के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र संधू जी हैं, वो लीगल एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और देवेंद्र भारत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले पावा जी सवाल आप ही से, आपकी सरकार है, कानून व्यवस्था आपके अंदर आती है, क्यों एक संत जो हैं वो भारी पड़ रहे हैं इस बार सरकार पर? पंकज जी, जिस तरह से माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश है, उस आदेश को प्रदेश सरकार लागू करवाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से हालात है, वहाँ पर बेगुनाह बच्चे और महिलाएं जिस तरह से उन आश्रम को घेर के खड़े हैं, जिस तरह से बेकसूर लोग हैं, अगर सरकार जल्दबाजी में कोई इस तरह से डिसीजन ले कि कुछ से जिससे जान माल की हानि ना हो, सरकार का ये प्रयास है कि किसी तरह से स्थिति को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि उनको मजबूर किया जाए और इसे उनको वहाँ कोर्ट में पेश किया जाए।
इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब तक इस तरह से रखी है, परंतु कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है, उन्हें छूट नहीं दी जाएगी। जिस तरह से वहाँ पर प्रदेश सरकार ने वहाँ पर बिजली पानी बंद किया है, राशन की सप्लाई बंद कर दी है, वहाँ कर खाने पीने की सभी तरह की बंद कर दिया गया है, वहाँ पर आने जाने वाली जो बसों के वहाँ पर बैन लगा दिए गए, सरकार अपने तरीके से नीतिबद्ध तरीके से, ताकि जान माल की नुकसान ना हो, कोई बेकसूर व्यक्ति इस बात में उसका नुकसान ना हो, उसकी जान ना चली जाए, इन बातों को ध्यान रखते हो, क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। सरकार इसे पूरी नीति के साथ इसे सुलझाने का प्रयास करिए और आप देखना शायद आज रात को ही उसे शायद गिरफ्तार कर दिया जाए। बाबा जी, क्या संत जो रामपाल हैं वो अभी अपने आश्रम में हैं या बाहर? जहाँ जानती है सरकार? जहाँ तक ये रिपोर्ट आ रही है कि वो वहाँ पर आश्रम में, अभी थोड़ी देर पहले वहाँ के डीसी का भी यही बयान था कि वो अपने आश्रम में ही है। उनके प्रवक्ता कहते हैं कि उन्हें वो उनका बयान है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो उनका बयान है प्रशासन की तरफ से। यहाँ वहाँ के डीसी अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा मीडिया में, यही था कि वो अपने आश्रम में ही है और वहाँ पर चारों तरफ से घेराबंदी की गई है, वहाँ से निकलने की कोई ऐसी बात नहीं है। और जिस तरह से वहाँ पर क्यों पुलिस नाकाम हो रही है? क्या जिस तरह की स्थिति वहाँ पे बनी हुई है, महिलाएं और बच्चे जो उनके समर्थक हैं वो वहीं पर रहेंगे, तो क्या पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी? देखिए, जिस तरह से लोग वहाँ पर उन लोगों को हिंसा के लिए भड़काया जा रहा है, जिस तरह से वो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि कुछ समर्थकों ने वहाँ पर तेल छिड़कने का प्रयास किया, तेल अपने आप को। नहीं, यही मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इन तमाम सिचुएशनों को देख रहे हैं, आप क्या कर रही है सरकार? यही तो पंकज भाई यही बता रहा हूँ। आज कितने दिन बीत गए, आप जानते हैं? ये सेंसिटिव इशू है, इसे बड़ी रणनीति के साथ, बड़ी समझदारी के साथ, ताकि किसी जान कोई बेकसूर ना मारा जाए। क्या किसी एक व्यक्ति, इतना समय क्या कहता है? मैं एक मिनट, मैं कानून की बात बता दूं। कानून ये कहता है कि 99 अपराधी बच जाए, एक बेगुनाह नहीं मरना चाहिए। ये उस कानून का पालन करने के लिए, क्योंकि ये सरकार इसलिए कटिबद्ध है कोई बेकसूर किसी व्यक्ति की जान माल ना चली जाए, नुकसान ना हो जाए, इसलिए प्लानिंग के साथ अब जैसे जैसे उनका राशन काटा गया है, जिस तरह से उनकी सप्लाई रोकी गई है, जिस तरह से उनको प्रेशर की नीति से काम किया जा रहा है। बाबा जी, क्या कानून को ये दिखाई नहीं दे रहा? वहां पर महिलाएं हैं, वहां पर लोग हैं, वहां पर बच्चे हैं, क्यों कानून जो है पुलिस को या सरकार को फटकार लगा रहा है कि आप लोग नाकाम हो रहे हैं? इसी क्योंकि वो हाई कोर्ट का आदेश है, वो तो मानना पड़ेगा। तो मानना पड़ेगा, किसी भी हालत में मानना पड़ेगा, ये तो मानते हैं उस आदेश को, परंतु सरकार का जिस तरह से कानून, एक बात बताइएगा, एक मिनट में बात कह लूं। हाँ। जिस तरह से सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि कानून व्यवस्था को बना के रखना, उसी तरह से सरकार का ये भी उत्तरदायित्व है कि निर्दोष लोगों की जान माल की सुरक्षा भी करना। ठीक है। सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है, संवेदनशील इशू है, इसे बड़ी समझदारी के साथ सरकार इसको कंट्रोल करने जा रही है। और आप ये देखना कि वो बचकर भागने नहीं पाएगा, कोई भी व्यक्ति कानून से बढ़कर नहीं है। क्या ये सरकार कानून की अवहेलना नहीं है? जिस तरीके से 17 तारीख आपको दी गई, आपके कानून यानी कि आपके पुलिस बल को दी गई, आपको दी गई कि वाकई में आप उन्हें पेश कीजिए, आप नाकाम रहे उसमें, ये अवमानना नहीं है कोर्ट की? देखिए, जिस तरह हमने कोर्ट में अपना पक्ष इसीलिए रखा है। हाँ। कोर्ट में यही बात बताई गई कि अगर हम इस तरह से फौरी तौर से एक्शन लिया जाएगा तो वहां पर नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब 21 तारीख का समय आपको मिला है, इसीलिए कोर्ट ने समय दिया हमें। हाँ। और कोर्ट, आप ये देखना कि मैंने तो ये कहा कि किस तरीके से पहले कि शायद आज रात को उसे शायद गिरफ्तार कर। ऐसा क्या हो जाएगा आज रात को? क्या लोग हट जाएंगे? जिस तरह से वहां पर कार्रवाई चल रही है, जिस तरह से अभी आप देखें कि जिस तरह से पुलिस वहां पर आगे बढ़ रही है, तो वो पुलिस अपना काम कर रही है, वो उनकी अपनी रणनीति है, उसका रिजल्ट आपके सामने जल्दी होगा। देवेंद्र भारत जी, आप विपक्ष में हैं, विपक्षी पार्टी हैं और तमाम चीजों को लेकर आप भी जागरूक हैं, कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, आपकी पार्टी हमेशा कहती है। अब बीजेपी सरकार में आई है और आज इतने दिन एक मामले को बीत चुके हैं, कोर्ट भी फटकार लगा रहा है आपकी पार्टी, और आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे शिक्षा मंत्री जी ने एक बहुत हास्यास्पद सा बयान दिया कि ये जो मुकदमा मिला है ये हमें विरासत में मिला है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी कोई सरकार बदलती है तो कोर्टों में हज़ारों मुकदमे चले होते हैं और उसके अंदर हज़ारों लोग राजनीतिक उससे भी होते हैं, आरोपी और संत वगैरह भी होते हैं, तो ये सारा जिम्मेवारियाँ सरकार की हो जाती हैं। अच्छा। ये नहीं होता कि हमारे को ये इतने मुकदमे उसमें मिली हैं, आप कह रहे हो जो हमारे को विरासत में कर्ज मिला है, हमारे को विरासत में मुकदमे मिले हैं, अरे ये सब सरकार की जिम्मेवारियां हैं। आप अपना काम करिए। आप ये राजनीति कर रहे हैं ऐसे माहौल में भी कि हमारे को ये विरासत में मिला है। मामला 2006 का है, उस समय आप ही थे। सुनिए मैं बताऊं। हाँ। ये मुकदमे बहुत होते हैं, ठीक है, कोर्टों में होते हैं। हाँ। तो उनकी आगे का लॉ एंड ऑर्डर के तहत उनको कोर्ट तक पहुंचाना, हाँ। कोर्ट के ऑर्डर का
उसके अंदर लागू करना ये सरकार का काम होता है। तो अभी कोई भी सरकार ऐसे थोड़ा भी उस समय क्या जो कभी आप जो भी सत्ता सरकार में थे, आप नहीं, सत्ता मैं में कहना थे। चाह रहा हूं जो भी सरकार आती है तो हजारों मुकदमे उसको मिलते हैं, हजारों आरोपी होते हैं। तो ये थोड़ा कि आपको तो मामला 2006 कभी से कोई चल रहा है, ऐसी सरकार भी आई है क्या? कई बार पेशी होने कभी का किसी मामला को कोई आपके ऐसी सरकार के दौर में भी आया। जिसके अंदर देवेंद्र कोई भारत जी, उसको मुकदमे ना मिले हों। देवेंद्र भारत जी, आपकी सरकार भी लंबे अरसे तक रही है यहाँ पर सॉरी, आपके समय में भी यहाँ पर ये मामले आए थे, यानी कोर्ट ने कहा था पेश करने के लिए, आप भी नाकाम रहे, आपने भी नहीं कभी लिया। बेखूबी उसको अंजाम तक पहुंचाया था, उसको जेल तक पहुंचाया, उसको कानून के हवाले किया था सरकार ने। कानून के हवाले कहाँ किया? तो पेश ही नहीं हो रहे, कानून के हवाले कहाँ किया आपने? अब पहले वाली बात कह रहा हूं ना मैं, अब तो इनकी जिम्मेवारी है। अब तो भाजपा सरकार की जिम्मेवारी है कि उसको पेश करें। तो आप क्या मान रहे हैं कि सरकार जो है जिम्मेदारी से भाग रही है? बिल्कुल अपने निकम्मेपन को छुपा रही है, कह रही है जी हमारे को विरासत में मिले हैं। हाँ। और रही बात ये कि ये उनकी सतर्कता विभाग ये इस चीज को बढ़ने दिया, वहां अनुयायियों को इकट्ठे होने दिया। अब भी ये अपने इनको स्टेशनों पे बस अड्डों पे नहीं रोक पाए, लोग दिन बे दिन वहां बढ़ते चले गए। तो ये सारी चीजें इनकी अपनी सतर्कता विभाग, केवल जो बीजेपी है वो देख रही थी, केवल मुखदर्शक बनी हुई थी और लोग जुड़ते जा रहे थे। ये स्थितियां मालूम थी सरकार को। इन्हीं चीजों से सरकार की वो देखी जाती है कि सरकार के अंदर कितनी पावर है, सरकार की निर्णायक शक्ति क्या है, सरकार की सोच क्या है, प्रशासनिक सोच उसकी क्या है। यही तो सरकारें अपने आप को साबित कर पाती हैं कि वो प्रशासनिक रूप से किस मुकाम पर खड़ी हैं। किस विनोद पवार जी, मुकाम दिखता है आपको आज कांग्रेस दिखा रही है? जिस तरह से मेरे कांग्रेस के मित्र आज इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। और ये रामविलास जी की बात की हमने नहीं किया, उन्होंने कहा कि हमारे को विरासत में मिला। मैं करिए, आपने बात की, मैंने बीच में नहीं। ठीक है, ठीक, मुझे कहने दे। जिस तरह से इस तरह के इशू पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। पवार जी, सवाल जवाब तो होंगे। हाँ, मैं सवाल जवाब होंगे। अगर वो उन्होंने जिस तरह से शिक्षा मंत्री जी के बयान की जो बात करें, उन्होंने कहा कि ये पिछली सरकार की, ये जो 2006 की बात ले जा रहे हैं ना, वो जो प्रेजेंट इशू जो है हाई कोर्ट के सामने, वो 2006 का इशू नहीं है। हाँ। ये जो पिछले मई में अब हिसार में जो वहां पर न्यायालय में जो इनके वकीलों के साथ जो धक्का-मुक्की हुई थी, जिस तरह से धक्का-मुक्की हुई थी, ये उस नाकामयाबी का उस वजह से ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वो पेशी किस लिए हुई थी बाबा जी? वो भी इसी चक्कर में हुई थी। हाँ, वो इसी केस चक्कर में था। हाँ जी, यही कह रहा हूँ कि वो ये अगर वो इस तरह का अगर वो उनकी पेशी थी रोहतक में, रोहतक में यहाँ पर वो उनके हजारों की संख्या में यहाँ पर समर्थक पहुंच गए, तो हिसार में इन्होंने वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवानी पड़ी, वहां पर भी यही हुआ। ये आप उनके कहने का भाव यह था कि अगर आपने उस वक्त कानून व्यवस्था कंट्रोल कर ली होती, ये नौबत ही ना आती। ठीक है, ये नौबत नहीं आती ना, आज जो नौबत बनी हुई है। विनोद पवार जी, आप क्यों संत रामपाल पर दरिया दिली दिखा रहे हैं? आप क्यों दरिया दिली दिखा रही है बीजेपी? 2013 में कर रहे थे, 2006 में आपको पता ठीक है, विनोद पवार जी, विनोद पवार जी, लोगों को वहां इकट्ठे होने बीजेपी क्यों दरिया दिली दिखा रही है, इसका जवाब दीजिए आप। वहां हथियार बताए जा रहे हैं। बीजेपी कोई इसमें, प्रदेश सरकार इसमें कोई उस और तरह नहीं करी। मैंने पहले कहा क्योंकि जो बेकसूर महिलाएं और बच्चे वहां पर हैं। बाबा जी एक बात बताइए, अगर ये बेकसूर महिलाएं बच्चे बेकसूर हैं, ये वहीं पर रहते, सिचुएशन कैसे बनेगी? कैसे आप 21 तारीख को उनको पेश करोगे? उनके ऊपर एक रणनीति के तहत उनके ऊपर चाहे उनकी तरह से चाहे उनकी तरह बिजली पानी रोक दी गई, कोई फायदा नहीं हुआ इसको। 2-3 दिन हो गए आज हमारे माननीय जी ने वहीं पर हाई कोर्ट में ये बात की कि उनके पास 2 दिन का राशन है। हाँ। ये सारी सरकार के पास ये सारी बातों का, अब राशन रोक के सरकार ये इससे पलट नहीं सकते। जिस तरह से सरकार काम कर रही है, उनको एक रणनीति के तहत, ताकि जान माल स्थिति बिगड़ रही है, बीजेपी भाग रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है, लेकिन संत आज नहीं रह गए हैं। जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, आज आश्रम नहीं लगता है, एक किले में तब्दील हो चुका है। जिस तरीके से समर्थक वहां पर दिखाई मालूम पड़ते हैं, एक लगता ऐसा है जिस तरह से छावनी में तब्दील किया गया है इलाके को, ऐसा लगता है कोई आतंकवादी वहां छिपा हुआ है, उसको पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, इस पूरे जो रामपाल का जो मामला है जी, इसमें दोनों ही सरकार, जो पिछली सरकार है और जो अभी की सरकार है, दोनों ही कटघरे में है। पिछली सरकार ने इस मामले को ठीक से टैकल नहीं किया और ये सरकार भी उसको ढंग से टैकल नहीं कर पा रही है। ठीक है, और जो सबसे ध्यान देने वाली बात है
कि रामपाल का जो अपना उनका जो अपना एक्शन है वो बड़ा ही सवाल पैदा करता है। हाँ। वो ये कि एक आप कहने के लिए संत है और आप अपनी सुरक्षा के लिए निर्दोष महिलाओं और बच्चों को एक ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक संत की जो शब्द की असल परिभाषा है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हो, चाहे वो कबीरपंथी हो, चाहे वो आर्य समाजी हो, एनीथिंग, जो संत जब अपने आप को आप कहलाते हैं, ठीक है, तो उस समय में एक संत के तौर पे आपका पहला दायित्व है कि आप नियम कानून का अच्छे से पालन करें, तभी आप कानून सबके लिए एक है भद्रा जी। तभी आप अपने अनुयायी को और सही मैसेज दे पाएंगे। हाँ। अगर संत रामपाल जिसको आप कह रहे हैं, अगर वो सही तरीके से इस कानून को पालन कर रहे होते तो इतने लंबे समय तक कोर्ट की अवमानना की बात ही नहीं आती। आप 2010 से अब तक में 42 बार कोर्ट की अवमानना वो कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। वो जो उनके अनुयायी हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हमारे संत का जो पूरा ये काम है या पूरा जो उनकी एक्शन है सरकार के खिलाफ या कानून के खिलाफ या कोर्ट के खिलाफ, ये क्यों है, हम क्यों उनका आदर करें। हम जो आदर करें तो हमारे सामने में एक आदर के लायक मिसाल वो क्यों नहीं पेश कर रहे हैं। एक से एक हमारे देश में संत है जो समय समय पर मिसाल पेश करते रहे हैं। हाँ। तो इन्हें भी अपना एक मिसाल पेश करना चाहिए था। हाँ। बात कानून की थी, तरीके कानून के तरीके से, जिस तरीके से भाग रहे हैं भद्रा जी, ऐसा लगता है ये दोषी हैं, ये डर रहे हैं इसलिए भाग रहे हैं। नहीं, अब ये तो कानून तय करेगा। हाँ, तो वो मान लीजिए इनको मालूम है कानून ने सजा देगा। नहीं, बार बार मेडिकल ग्राउंड दे रहे हैं वो। हाँ। आपको बीमार हैं, आप जाइए अदालत में, कहिए कि मैं बीमार हूं। जब आप इलाज कराने के लिए अस्पताल जा सकते हैं, आज तो समय ऐसा है कि वेंटिलेटर पर लोग घर से अस्पताल जाते हैं। हाँ। तो आप जा सकते थे वेंटिलेटर पर, कहिए कि हाँ मैं बीमार हूं, मैं अदालत में आपके सामने पेश हूं और हमारी स्थिति है ये है। हाँ। मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। ना इसमें सरकार को शर्मिंदगी होती, ना पिछली को, ना अभी की सरकार को। दोनों ही सरकारें मान लीजिए अपने अपने हिसाब से वोट बैंक या जो भी कहिए उसके हिसाब से इस मामले को मतलब कि ढील देते गए। ठीक है, ठीक। अब इस टाइम में संत को मैं मानता हूं कि संत को एक अच्छा मिसाल पेश करना चाहिए अपने अनुयायियों के लिए, अपने जो उनके समर्थक हैं उनके लिए। और इससे क्या होगा कि स्टेट में किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा नहीं होगी। जिससे कि आज मान लीजिए इतनी पुलिस, इतने प्रशासन उसके सामने खड़े हैं। हाँ। आखिर वो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं लोगों को, ये एक बड़ा सवाल है। वो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरे साथ रामपाल जी भी जुड़े हुए हैं। रामपाल आर्य प्रतिनिधि सभा के मेंबर हैं, हरियाणा के मंत्री हैं। आप भी इस मामले से जुड़े हुए हैं। आपकी याचिका पर ही शायद ये मामला चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? इस मामले में आर्य प्रतिनिधि सभा ये कहना चाहेगी कि जो भूलें पिछली सरकार से रही है प्रशासनिक आधार पर, जिस तरह से उनके यहाँ उनकी ये जो पेशी पर है छूट जो उनकी मतलब कोर्ट ने मतलब उसको बंद कर दिया, तो उसी समय उन्होंने एक प्रदर्शन करके एक ताकत दिखाई कोर्ट को। और इतना ही नहीं किया कि कोर्ट के खिलाफ मतलब पुस्तक भी छाप दी, कोर्ट जजों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए। ठीक है। और उसके बाद ढिलाई देकर उसको सीधा कोर्ट में पेश ना करके हिसार करार उनके साथ गड़बड़ी करी। अच्छा। जब उसी समय सरकार प्रशासनिक आधार पर उसको मतलब काबू में कर लेती तो ना तो पिछली सरकार से सबक लेके वर्तमान सरकार ने, ठीक, क्योंकि उस सरकार को बदला है, इसके ऊपर जनता ने विश्वास कायम किया है। ठीक, इसका विश्वास कायम जब रहेगा जब ये उस भूल को अब ये ना दोहराए ये सरकार है। ठीक है। और लेकिन अभी क्या लग रहा है आपको? अभी क्या लग रहा है? चलिए मैं यहीं से आगे आपके पास आऊंगा। छोटे से ब्रेक के लिए मेरे को यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। जिस तरीके से संत साहब अब अपने जिद पर अड़े हुए हैं, समर्थक उनके आगे खड़े हैं और पुलिस बल को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, तो अब कहीं ना कहीं संत पर भी सवाल उठ रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद होगी बात।